नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे महसूस किया या ध्यान दिया या नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हिंदुत्व की राजनीति अब मुख्य धारा की राजनीति हो गई और इसके तमाम प्रमाण आपको दिखाई देंगे। उसका सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो ये कि बिना किसी घोषणा के अपने आप को, जो पार्टियां अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती थीं, उन सब ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को स्वीकार कर लिया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसके मैं आपको कई उदाहरण दूंगा कि ये किस तरह से हो रहा। आप देखिए, इस समय अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है इस समय में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। लेकिन देश भर में माहौल जो है वो राजनीति की दृष्टि से देखें तो बहुत कम समय आते हैं जब इतना गर्म हो, इतना माहौल में चहल पहल चर्चा हो राजनीति की। 2024 अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी से 2024 की तैयारी की बात सुनाई देगी आपको, विपक्षी एकता की बात सुनाई देगी, फिर उसमें जो है पलीता लगता हुआ दिखेगा। तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन अभी जिस बात पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, बात को अपनी केंद्रित करना चाहता हूँ, वो मुस्लिम वोटों को लेकर है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी पिछले 7 साल से, बल्कि कहें 5 साल से शुरू में कोशिश की, उसके बाद से मुस्लिम वोटरों के पास खुलेआम खुलकर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उसे लग रहा है कि अगर ये किया तो चुनाव में नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? तो ये बदलाव का एक बड़ा संकेत ये है कि जो पार्टियां खुलकर मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कोई भी वादा करती थी, आरक्षण का वादा किया जाता था, और आपने देखा होगा रमज़ान के महीने में जो है जिस तरह से रोज़ा इफ्तार की पार्टियां दी जाती थी, बीजेपी में तो बंद हो ही गया, विपक्षी दलों में भी बंद हो गया। किस पार्टी ने पिछले 7 साल में कितनी बार रोज़ा इफ्तार की दावत दी, आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो ये सब अचानक नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। ये हुआ है, जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है, अमित शाह ने मिलकर, कि मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म कर दिया कि आपके पास मुस्लिम वोट है तो आपके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, आप देख रहे हैं इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी बड़ी चर्चा है और वो बहुत एक्टिव भी है। बिहार में वो 5 सीटें जीत गए, महाराष्ट्र में सीट जीते हैं, हैदराबाद में तो वो हैं ही, उसके अलावा कर्नाटक में भी चुनाव लड़े, और ये उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी गठबंधन की बात होती है, कभी अकेले की बात होती है, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो घोषणा है उसके मुताबिक वो 403 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भीड़ क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं आती थी? ऐसी क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में अचानक मुसलमान ज़्यादा जाने लगे? और क्यों चिंतित हो रही हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इससे? देखिए, एक बात को समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी एड्रेस कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं को। वो कह रहे, सीधे सीधे कहा उन्होंने कि अगर 11% आबादी वाले यादव समुदाय का व्यक्ति अपने को मुख्यमंत्री बना सकता है, उस समुदाय से मुख्यमंत्री बन सकता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, तो 19% मुसलमान आबादी वाले लोग अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? अब ये बात सुनने में बड़ी तर्कपूर्ण लगती है, सीधी लगती है कि हाँ भाई, अगर संख्या बल का ही असर होना है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि मुस्लिम मतदाता या मुसलमानों की कोई पार्टी वो चुनावी दृष्टि से सफल नहीं हो सकती है, और इसके कारण हैं, क्योंकि देखिए, जो सेकुलर पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, वो अपने पास पहले एक वोट लेकर तब मुसलमानों के पास जाती है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, तो हम बीजेपी को हरा देंगे।
एक अध्ययन 2015 में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक अध्ययन हुआ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के किस तरह से उनका ट्रेंड क्या है, किस तरह से वोट डालते हैं, क्या होता है। उसमें 3 लोग शामिल हुए। उन 3 लोगों में ओलिवर हीथ, जाइल्स वर्नियर्स और डॉक्टर संजय कुमार, जो CSDS के डायरेक्टर हैं। इन 3 लोगों की स्टडी है, समाजशास्त्री हैं, चुनाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन लोगों के अध्ययन का जो निचोड़ था वो ये था, दरअसल इनका लक्ष्य तो दूसरा था। एक इनके हिसाब से मिथ जो है उसको तोड़ना था कि मुसलमान एक मुश्त वोट करता है या एक पक्ष में जाता है मुसलमान। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा समूह है मुस्लिम समुदाय जिसकी अपनी पसंद की कोई पार्टी नहीं है। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं है? जितने जाति समूह हैं या दूसरे धार्मिक समूह हैं उनकी अपनी पसंद की पार्टियां हैं। इस पार्टी के समर्थक हैं, उस पार्टी के समर्थक हैं, किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। लेकिन मुसलमानों की अपनी पसंद की कोई पार्टी क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि बाकी जो जाति समूह हैं या सामाजिक वर्ग हैं वो राजनीति को राजनीति की तरह से देखते हैं कि ये नेता या ये पार्टी हमको पसंद है, इस पार्टी का कार्यक्रम हमको पसंद है, इस पार्टी का कामकाज हमको पसंद है, ये नेता हमारे हित के बारे में सोचता है। इन सब पैमानों पर वो तय करते हैं कि किस पार्टी के साथ रहेंगे, कौन सी हमारी पसंद की पार्टी है, कौन नापसंद है। मुसलमान ये सब कुछ नहीं देखता। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कौन सी पार्टी उसका भला करेगी, कौन सा पार्टी उसकी शिक्षा रोज़गार की व्यवस्था करेगी, स्वास्थ्य की चिंता करेगी, कौन सी पार्टी जो है उसके सामाजिक उत्थान की, आर्थिक उत्थान की चिंता करेगी। उसके सामने सिर्फ एक सवाल होता है, भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा। और इसका जवाब खोजने के लिए जो ये मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता है या स्प्लिट होता है, स्प्लिट दरअसल होता नहीं है, उसका मकसद होता है एक मुश्त पड़ना। तो स्प्लिट कैसे हो जाता है? होता है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीत जाती है। तो कैसे जीतती है? उसका कारण ये है कि पार्टी वाइज नहीं, फिर चुनाव आते आते कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या आप कहें कैंडिडेट वाइज जो है वो असेसमेंट शुरू हो जाता है मुस्लिम समुदाय में कि कौन सा उम्मीदवार, वो चाहे किसी पार्टी का हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। और जहां इस असेसमेंट में गलती होती है वहीं वोट स्प्लिट हो जाता है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों के उम्मीदवार मुसलमान हैं। अब सवाल यह है कि किसको वोट दे। मान लीजिए कि उनकी पहली पसंद की पार्टी समाजवादी पार्टी भी है, तब भी अगर उनको लगता है बसपा का उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ रहा है और बीजेपी को हरा सकता है, तो वोट बसपा को चला जाएगा। जिन लोगों का असेसमेंट होगा कि नहीं सपा का उम्मीदवार अच्छा लड़ रहा है, वो सपा को वोट दे देंगे। तो केवल इस कन्फ्यूजन की वजह से जो है स्प्लिट होता है मुस्लिम वोट, अदरवाइज नहीं होता। उदाहरण के लिए बिहार, अभी 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और किशनगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले और वहाँ से वो 4 सीटें जीते। अब आप देखिए, किशनगंज में 76% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है। तो जब बीजेपी लड़ाई में नहीं है तो वहाँ मुसलमानों की पसंद ओवैसी की पार्टी बन गई कि अपने भाई की पार्टी है। और देखिए इसका पैराडॉक्स देखिए, बिहार में 76% मुस्लिम वोट आरजेडी को गया, लेकिन किशनगंज में उन 4 सीटों पर मेजॉरिटी वोट ओवैसी की पार्टी को गया। तो बाकी जगह चूंकि आरजेडी बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही थी और जेडीयू से, दोनों का गठबंधन है, तो जहां वो लड़ती हुई दिख रही थी वहां आरजेडी के साथ एक मुश्त गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी इक्वेशन से बाहर हुई, वैसे ही मुसलमान जो है उसने अपनी पार्टी को खोजा, फिर आरजेडी उसके लिए पराई हो गई। तो अब जो राजनीति हो रही है, और दूसरी बात,
क्यों जो मैं कह रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी, भीड़ कितनी भी आ रही हो, कितने भी मुसलमान आ रहे हो, कैसे भी नारे लग रहे हों, ओवैसी की उनकी नीति कुछ भी हो, नियत कुछ भी हो, वो जो भी कह रहे हों, चाहे कितनी भी तार्किक बात कह रहे हों, समस्या ये है कि मुसलमानों को भी पता है कि ओवैसी की पार्टी के साथ वो कोर वोट नहीं है, नॉन मुस्लिम कोर वोट जो जिता सके उनको। अगर मुसलमान एक मुश्त 100% भी वोट दे दे उनकी पार्टी के उम्मीदवार को, तब भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं। तो मुसलमान का लक्ष्य क्या है? वो तो है बीजेपी को हराना। अब समस्या ये हो गई है कि सेकुलर पार्टियां जो पलक पावड़े बिछाती थी उसके लिए, हर शर्त मानने को तैयार होती थी, हर मांग सुनने मानने को तैयार होती थी, माने न माने बाद में चाहे छोड़ दें। देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आरक्षण का वादा किया गया, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कई राज्यों में जो है ये वादा किया गया, ज़्यादातर कांग्रेस की ओर से ही वादा किया गया कि अगर सत्ता में आए तो हम 5% कहीं 8% का कि ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे। जहां आए वहां भी नहीं दिया, जहां नहीं आए वहां तो देने का सवाल नहीं था, क्योंकि ये वादे किए जाते हैं सिर्फ इस वोट को पोलराइज करने के लिए। अब समस्या एक और हो गई है जो पहले भी थी, वो ये कि मुस्लिम वोट अगर पोलराइज होता है, अब मुसलमानों के सामने ये भी समस्या है कि वो बहुत आक्रामक रूप से ये नहीं दिखा सकते कि फला पार्टी के साथ। जैसे ही ये उनका रवैया दिखाई देता है, वैसे काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, जिसका लाभ सीधा बीजेपी को मिलता है। तो सबसे मुश्किल में जो है अपने को सेकुलर कहने वाली पार्टियां, उनको एक तरफ मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। अयोध्या से सब लोग, उत्तर प्रदेश में तो लगता है कि अयोध्या में कोई नियम बना हुआ है, कोई संवैधानिक व्यवस्था बन गई है कि अगर आपको चुनाव प्रचार की शुरुआत करनी है अपने, तो अयोध्या से ही करनी पड़ेगी। हर पार्टी अयोध्या जा रही है। जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं प्रदेश में, उसके पार्टी के नेता भी अयोध्या जा रहे हैं। जो राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे, जो राम जन्मभूमि पर मंदिर के अलावा सब कुछ बनाने को तैयार थे, वो अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो समस्या ये है मुस्लिम वोटों की, खास तौर से मुस्लिम समुदाय की, कि उसका गुजारा, मतलब जो वो चाहते हैं उसकी उनकी इच्छा सेकुलर तथा कथित सेकुलर पार्टियों के साथ रहकर ही पूरी हो सकती है। वो उनको पूछें ना पूछें, उनसे मिलने में सार्वजनिक रूप से गुरेज करें, मंदिर मंदिर जाएं, मस्जिद की बात ना करें, इस्लाम की बात ना करें, वो इफ्तार पार्टी ना दें, वो गोल टोपी लगाने से मना कर दें, इसके बावजूद उनको वोट सेकुलर पार्टियों को ही देना है। वो ओवैसी को वोट नहीं दे सकते। खासतौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कम से कम ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में हो। तो इसलिए जो है ओवैसी की पार्टी के लिए कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन ओवैसी की बात छोड़ दीजिए, बात यह है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज सपा और बसपा, अब बसपा को लेकर मुसलमानों के मन में हमेशा से शक रहा है, क्योंकि बसपा ने 3 बार सरकार बनाई, मायावती मुख्यमंत्री 3 बार बनी भाजपा के सपोर्ट से। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के बाद भाजपा का समर्थन किया, प्रचार किया भाजपा के लिए गुजरात जाकर। तो वो मुसलमानों की नज़र में संदिग्ध बनी हुई है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ले देकर समाजवादी पार्टी बचती है। अब समाजवादी पार्टी के लिए मध्य का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, पूरब का जो हिस्सा है, अवध का जो हिस्सा है, वहाँ तो उसका यादव वोट बेस है, कुछ पिछड़ा भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, उसके साथ मुसलमान मिलता है तो उसकी ताकत बनती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कत यह है कि जाट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की, खासतौर से जाटवों की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ मायावती जो है वो प्रभावशाली है। लेकिन मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलता, पहले मिलता रहा है। जब जब आप देखेंगे, जब जब बीजेपी कमज़ोर होगी तब तक जो है मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। सपा बसपा कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस में भी 2009 में कांग्रेस को मिला बड़ी संख्या में,
उस समय बीजेपी की हालत पिछले 15-20 सालों में सबसे ज़्यादा खराब थी। तो मुस्लिम वोट तभी बटेगा, वहीं पर बटेगा जहां भाजपा कमज़ोर होगी। जहां भी भाजपा मजबूत दिखेगी वहां एक मुश्त मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं, तो इसलिए उसके सामने कभी अजीत सिंह से, आप जयंत चौधरी हैं, उनसे समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि जाट मुसलमान मिलें और कुछ और जो है कैंडिडेट की जाति का वोट या पिछड़े किसी जाति का वोट जो बीजेपी से नाराज़ हो उसका मिल जाए, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो जीतते हैं। 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसने जाट और मुस्लिम समीकरण को तोड़ दिया। अब मुश्किल ये है समाजवादी पार्टी के लिए कि जहां जाट होगा वहां मुसलमान नहीं जाएगा, और मुसलमान मान लीजिए स्ट्रेटजी के नाते जाने को तैयार हो जाए तो जहां मुसलमान होगा वहां जाट नहीं जाएगा। अब ये मतलब बात 100% नहीं होती है इस तरह की बात, लेकिन बहुतायत में यानी मेजॉरिटी में ऐसा देखने को 2014 में भी मिला, 2017 में भी मिला, 2019 में भी मिला। इसीलिए वेस्टर्न यूपी की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ भी मायावती दलित वोट लेकर, जाटव वोट लेकर बड़ी संख्या में नहीं जीत पाई। इसी वजह से अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों हार गए। आप कल्पना कीजिए कि चौधरी चरण सिंह का बेटा और पोता जाट बेल्ट से हार गया। तो इन सब तथ्यों बातों का निचोड़ यह है कि हिंदुत्व की राजनीति का, जो मैंने शुरू में कहा, मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, उसकी मुख्य धारा में आ गई है। जिसको भी राजनीति करनी है उसको हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी, हिंदुत्व के प्लैंक पर आना पड़ेगा, मुस्लिम प्रेम को, तुष्टीकरण की राजनीति को पीछे करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति हम करते हैं। ये बात पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद स्वीकार की प्रशांत किशोर ने। एक इंटरव्यू में कहा कि सभी उन्होंने तथाकथित नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, और ये बात लोगों के मन में बैठ गई है। और जो इन पार्टियों का रवैया है पिछले 5-7 साल में, वो बताता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, और उसका उनको अब फ़ायदा जिसका हो रहा था पिछले 60, 65, 70 सालों से, उसका अब नुकसान होने लगा है। लेकिन उनके सामने मुश्किल ये है कि इस संतुलन को बनाएं कैसे। ये संतुलन नहीं बन रहा है, इसलिए वो जीत नहीं पा रहे हैं। ये जो बीजेपी का विस्तार आप देख रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण ये भी, बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि वो जो मुस्लिम वोट का वीटो था वो खत्म हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति जो राजनीतिक फल देती थी, वो राजनीति की ज़मीन अब बंजर हो गई है, तो उसमें फल नहीं लगता, उसमें फसल नहीं उगती है। ये समस्या है धर्मनिरपेक्ष दलों की। तो वो अगर हिंदुत्व के प्लैंक पर आते हैं तो वहाँ बीजेपी उनसे बहुत ऊपर खड़ी नज़र आती है, इसलिए ये फ़र्क नज़र आता है। इसलिए मजबूरी में मंदिर जाते भी हैं चुनाव के समय तो उसका लाभ नहीं मिलता है, और ये स्थिति जल्दी बदलने वाली नहीं है। ये हिंदुत्व की राजनीति की मेन स्ट्रीमिंग जो है ये आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाली है, क्योंकि इसको बहुत सी और चीज़ों के साथ बांधा जा रहा है। वो सरकार की योजनाएं हैं, वो सामाजिक समीकरण है, वो नेतृत्व की विश्वसनीयता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है वो ये प्लैंक लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो अब गैर भाजपा दलों या ख़ास तौर से जो अपने को सेकुलर कहते हैं उनको अपनी राजनीति पर, अपनी राजनीतिक रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, वरना उनके लिए स्थिति में कोई बदलाव आने वाले निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।